नमस्कार दोस्तों, देश की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हेमंत सर मौजूद हैं। हेमंत सर के बारे में ये कहा जाता है कि जब लखनऊ में कोई सियासी खिचड़ी पक रही होती है, तो उसकी सुगंध सबसे पहले हेमंत सर के पास पहुंचती है। सर बहुत-बहुत स्वागत है। देश की बात आदर्श तिवारी शो पर आप जुड़े, अपना समय आपने निकाला। बहुत-बहुत आभार सर। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आज चर्चा उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से एक तो एसआईआर की लिस्ट आई और इस ड्राफ्ट के बाद बीजेपी की टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। योगी जी को मीटिंग बुलानी पड़ी, मंत्री संतरी विधायक सांसद सब बैठे उसमें। 2 करोड़ 90 लाख के आसपास नाम कटे हैं। दूसरा ये कि संभल में बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, उसे भी आपके जरिए समझेंगे। और योगी आदित्यनाथ का क्या जो पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और दक्षिण में क्या तूफान आने वाला है, इसे आपके जरिए से हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को प्लीज समझाइएगा कि कैसे योगी जी के लिए ये साल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन सबसे पहले सर, उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये ड्राफ्ट लिस्ट आई, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास नाम कट गए। ये किसके लिए ज्यादा नुकसानदायक दिख रहा है? अभी तक जो तस्वीर दिख रही है वो क्या बता रही है सर? उस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? और देखिए, वो एक सबके लिए गंभीर विषय है। जो जिस उद्देश्य से ये काम किया गया है, जिसको लेकर के आपने देखा अतीत के कुछ महीनों में बिहार वगैरह में जितना बड़ा बवाल हुआ, जितना मेजर इशू ये बना, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं बन पाया। बहुत सामान्य दृष्टि से चीजें चली, लेकिन इसके परिणाम मुझे लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उल्टा न साबित हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से वोटर्स की संख्या कटी यानी घटी है, तो आप इस फैक्टली के विशेष रूप से कहीं नहीं कह सकते हैं कि कहाँ के वोटर कटे हैं। हाँ। लेकिन चूंकि अगर इतने वोटर कट रहे हैं, तो ये संख्या जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से में होगी। जितने 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली की हर जगह होगी। और आपने देखा होगा कि 2017 से एक नया ट्रेंड सामने आया है इलेक्शन रिजल्ट्स का, कि कम से कम 50 से 60 ऐसी सीटें जा रही हैं। 2017 में भी ये चीज देखी गई, उसके बाद 2022 में तो ज्यादा देखी गई कि वहां जीत का मार्जिन बड़ा कम रहा है। 50 से कम 55 से 60 सीट ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 5,000 6,000 या उससे नीचे का रहा है। बहुत सी सीटें ऐसी रही जहां 200 500 और 700 और 800 वोटों से जीत हार तय हुई है। तो ऐसी सूरत में अगर इतने वोट कट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस ट्रेंड का असर जो 2027 में रहेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में ये कटौती जो है, ये घटोत्तरी जो है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। और मेरा अपना मानना है कि इसका प्रभाव जिस दल का अपर हैंड है, यानी जो सत्तारूढ़ दल है, उस पर कम नहीं पड़ेगा। अगर अपोजिशन पर पड़ रहा है तो सत्तारूढ़ दल पर भी अच्छा खासा पड़ेगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पिछले कुछ चुनाव से, मतलब असेंबली इलेक्शंस में जो लड़ाई है वो सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई है, द्विपक्षीय लड़ाई है। मतलब पहले होता था कि ट्रायंगुलर लड़ाई होती थी असेंबली के इलेक्शन में, सपा भाजपा और बसपा। बसपा सनय सनय अस्तित्वहीन होती जा रही है, उत्तर प्रदेश में हो ही गई एक तरीके से। तो ऐसी सूरत में सीधी सीधी लड़ाई आपने देखी होगी, लगातार है, चाहे वो 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे 2022 और 2017 के असेंबली इलेक्शन हो। तो सीधी लड़ाई, कम मार्जिन पर जीत, उसमें एसआईआर में इतनी वोटों की छटनी, तो मुझे लगता है कि जितना नुकसान अपोजिशन का होगा, उससे कम तो
सत्तारूढ़ पक्ष का नहीं होगा। सत्तारूढ़ दल को भी बड़ा नुकसान इसमें उठाना पड़ सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एसआईआर के जो तात्कालिक परिणाम हैं, मतलब हम्म। जितने वोट कट रहे हैं, वो वोट दोनों पक्षों को दुखी करेंगे 2027 के असेंबली इलेक्शन में। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल को एक जो मनोवैज्ञानिक चुनौती इस वक्त सामने आई है, हम्म। इससे तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए उसको तमाम उद्यमों पर विचार करना पड़ रहा है, तमाम तैयारी करनी पड़ रही है, मीटिंग बुलानी पड़ रही है, रणनीति बनानी पड़ रही है। लेकिन सर एक बात मैं जो देख रहा हूं कि योगी जी ने तो इस मसले पर अपनी फील्डिंग जमानी शुरू भी कर दी है कि भाई अभी जो 1 महीने का समय बचा हुआ है उसके अंदर से जिनका नाम कटा है, दोबारा उनकी अगर जांच के जरिए से एड्रेस के कोई दिक्कत हो गई या फिर नए वोटर्स हैं, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन विपक्ष इस मामले में क्यों खामोश बैठा है? अगर द्विपक्षीय लड़ाई है तो क्या अखिलेश यादव की ओर से भी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई जोर आजमाइश हो रही है? क्योंकि वोटर तो नहीं पता ना कि सर किसके कटे हैं। लखनऊ, बरेली, आगरा, ये सब ऐसे इलाके जहां एम फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, और अगर यहां वोट कट रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें काफी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की भी हो। और आप जो कह रहे हैं कि 200, 2000, 4000 का अंतर रहता है, तो ये 2-4 हजार तो यहां पर भी खेल बिगाड़ सकता है सर, अखिलेश यादव वगैरह का भी। बिल्कुल बिगड़ सकता है, बहुत सही सवाल है। और ये एकदम सत्य है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं को 2027 की व्यावहारिक चिंता ज्यादा है, चूंकि चैलेंज भी उन्हीं के ऊपर है। 2 बार से सरकार में है, तीसरी बार सरकार में आने के लिए उनका संघर्ष है। हम्म। तो स्वाभाविक सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का भी भय उनके साथ है। ऐसी सूरत में कोई चूक नहीं करना चाहेंगे। वैसे एक बात ईमानदारी की कहें तो एसआईआर को लेकर के समस्या क्या थी? एसआईआर के अब सांकेतिक परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एसआईआर को जब लागू किया गया, और आप अगर बिहार का रिकॉर्ड देख लें, तो बात हम्म। क्या थी? बात कुछ नहीं थी। बात खाली ये ज्यादा थी कि जो मुस्लिम इलाके हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिहार में भी वो बात लागू होती, उत्तर प्रदेश में कहीं उससे ज्यादा लागू होती है कि अगर आप ईस्टर्न यूपी में जाएं या वेस्टर्न यूपी में जाएं, तो ये मुस्लिम वर्ग खास तौर से ऐसा है जो रोजी रोटी अपनी घर चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके वो दिल्ली, मुंबई या बड़े महानगरों की ओर जाता रहा है। तो ऐसी सूरत में 2 जगह पर मतदाता बनने के आसार ज्यादा थे। अब जैसे मैं जौनपुर का एक छोटा सा उदाहरण ले लूं, मैं बहुत से ऐसे स्थान जानता हूं जहां पर जो मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं, खास तौर से वो अपने गांव में भी वोटर हैं, और वो मुंबई या अहमदाबाद या और दूसरे शहरों में जहां है वहां भी मतदाता बन गए हैं। तो ऐसी सूरत में डर तो सबसे अधिक उसी पक्ष को था, यानी जो हम्म। अपोजिशन है इस देश में, यानी उत्तर प्रदेश में जो मुख्य अपोजिशन है। तो एक स्वाभाविक और साइकोलॉजिकल डर तो उन्हीं को था एसआईआर को लेकर के। लेकिन आपने सही फरमाया कि बहुत ज्यादा मैं एक्टिविटी देख नहीं रहा हूं अपोजिशन की। हाँ। हो सकता कोई और स्ट्रेटजी हो, जैसे एसआईआर को उन्होंने बिहार में वोट चोरी का एक नाम दे दिया था अपोजिशन ने, कोई इस तरह की रणनीति बना रहे हो उत्तर प्रदेश में हम्म। आंदोलन करने की या इशू बनाने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सतर्क है, इसमें कोई शक नहीं। और हाँ। उसका चूंकि नेटवर्क बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी पार्टी से बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा साइंटिफिक तरीके से उसका मैनेजमेंट रहता है, उसके पास इतने वर्कर्स हैं बूथ वाइज या मंडल स्तर पर कि जो इस चीज को कैलकुलेट करा सकते हैं बूथ वाइज या ग्राम सभा स्तर पर कि कितने वोट कहाँ किसके क्या कट रहे हैं, इसको कैसे हम्म। सुधारा जा सकता है। क्योंकि इस लेवल पर तो उन्होंने काम किया है, उनके पास तो पन्ना प्रमुख से लेकर के हर स्तर पर
एक सांगठनिक ढांचा स्थापित है पहले से ही, तो उनको तो खाली उसको एक्टिवेट करना है। हालांकि एक बात जान लीजिएगा, उत्तर हाँ। प्रदेश में एक चिंता की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है कि 2024 के जो परिणाम आए, जो बहुत घातक साबित हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जो उसका कमाऊ पूत हुआ करता था कि देश के अन्य राज्यों में अगर डेफिसिट है तो उत्तर प्रदेश अपने यहाँ से उसको पूरा करता था। तो उत्तर प्रदेश तो 2024 में फेल हो गया। फेल इतना ज्यादा हुआ कि उत्तर प्रदेश से जो डेफिसिट आई, वही डेफिसिट भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत लाने से रह गई। उतना ही फर्क रह गया करीब करीब। और इसकी जो वजह है एक बड़ी बताई गई या देखी गई, वो उसका जो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है, जो उसके वर्कर्स हैं, उनके वर्कर्स में शिथिलता देखी गई। 2024 में एक बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने और उत्तर प्रदेश में उसकी पराजय का था कि उनके वर्कर्स में वह स्फूर्ति, वह ताजगी, वह तेजी नहीं देखी गई जो अतीत के कई वर्षों में, कई चुनाव में 2014, 17, 19, 22 में देखी गई थी। कारण जो भी रहा हो, तो अगर उसके वर्कर्स पहले की तरह एक्टिव होकर के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने बहुत से वोट अगर संभव हैं जो टेक्निकली और प्रैक्टिकली और असल में उनको दुरुस्त करा सकते हैं, तो जो डैमेज की एक आशंका है उसको दूर कर सकते हैं। पर ये तो डिपेंड करेगा कि वर्कर कितना काम करता, क्योंकि वही ये तय कर पाएगा। सरकारी मशीनरी थोड़ी ढूंढ के बताएगी कि ये आपके सपोर्टर थे और ये इस ब्लॉक में या इस बूथ में या इस ग्राम सभा में या इस मोहल्ले में रहे हैं जिनके वोट जो है कटे हैं। तो वर्कर्स अगर एक्टिवली इसमें काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस नुकसान को कम से कम दूर कर सकती है जिसकी आशंका है इन परिस्थितियों में। हाँ, लेकिन सर जिस तरीके से जो आपने 2024 का जिक्र किया, 2024 एक अग्नि परीक्षा के तौर पर साबित हो गई थी। उसमें बहुत सारी बातें भी निकलकर सामने आई, कुछ खबरें ऐसी भी आई कि योगी जी की बात टिकट बंटवारे में दिल्ली ने नहीं सुनी, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मैं उसके बाद की थ्योरी समझना चाहूंगा। 2024 में जब योगी जी के नाम पर सवाल उठा तो उसका जवाब उन्होंने राज्य दर राज्य चुनाव में अपने परफॉर्मेंस से, अपने स्ट्राइक रेट से दिया। 2024 के बाद जो भी इलेक्शन हुए, योगी जी का तूफान हर राज्य में देखने को मिला। जहां जहां गए वहां पर एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुए। अब बंगाल चुनौती है और इसके अलावा असम जहां घुसपैठियों का मुद्दा है, और दूसरी तरफ आपका केरल है, तमिलनाडु है, ऐसे राज्यों में चुनाव है। योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो जाते हैं इन राज्यों के चुनाव में, और असम और बंगाल में तो घुसपैठियों का मुद्दा भी है जिस पर सबसे बड़ी कार्रवाई कोई कर रहा है या फिर शुरुआत कर दी है तो वो योगी ही है। देखिए, बड़ा सवाल है और पूरे देश के लिए आम सवाल है, लेकिन इसके पहले आपने जो 2024 के परिणामों की बात की, मैं कुछ पंक्तियां जरूर उस पर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है बहुत साफ साफ कि दो इश्यूज थे जिनको लेकर के इतने खराब परिणाम आए। वो हो सकता है कि फ्लूक रहा हो, लेकिन वो इशू चले। इशू क्या थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं ने अपने मुंह से स्वयं कह दी थी, और आरक्षण खत्म करने वाली बात। इन दोनों इशूज ने जो शेड्यूल्ड कास्ट है और जो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग पिछले 10-12 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट था, वो बिखर गया। और अखिलेश यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा की सीधी लड़ाई लड़ी 2024 में, जिसको पीडीए या कुछ कह दें, लेकिन लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की थी। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी यह आरोप खारिज करने में नाकाम रही। ये मैं लगातार कहता रहा हूं, सैकड़ों बार कहा है, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कहा है, इसलिए कह रहा हूं। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था, है, और मैं इसी मान्यता को समझता रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वहां शिथिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर चाहता तो इस बात को खारिज करता कि ये झूठ है, ये फर्जिफिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आकर के जिला मुख्यालयों पर आयोजित रैलियों में इस बात को खारिज करते थे, तो उनका वर्कर इसको नीचे तक क्यों नहीं कन्वे कर पाया? मेरा एक मानना है कि वर्कर्स की शिथिलता भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में फैसला कुन रही, उसके परिणामों के इतने नकारात्मक होने के पीछे एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी चीजें चल रही हों, एज इंडिविजुअल, एज एन इंडियन पॉलिटिशियन, योगी से बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, और योगी से बड़ा चेहरा, हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा पूरे देश में कोई नहीं है। योगी की इन्हीं विशेषताओं के नाते ही 2017 में योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और जब बनाया गया था तो बाकायदा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के जितने बड़े पॉलिटिकोज हैं जो नीति निर्धारित करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, इन सबकी राय ली गई थी और सबकी राय से ये फैसला किया गया था कि योगी युवा हैं, उनका पूरा भविष्य है पॉलिटिकल, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, यहाँ तक कि उन्हें कट्टर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय तक कहा गया, और उसी हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया, और उनके पास वक्त है भविष्य की राजनीति का। तो यानी मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद हमको एक चेहरा चाहिए, तो उस चेहरे के तौर पर योगी को ग्रूम करने की दृष्टि से ही उन्हें 2017 में अवसर मिला था, और योगी ने इस चीज को इस्टेब्लिश किया। योगी इस देश के किसी भी राज्य में जाते हैं, मुझे तो दूसरे राज्यों में जाकर के भी देखने का अवसर मिला है, या हम आप जहां हैं वहां से भी देख सकते हैं कि योगी को पैन इंडिया लोग बहुत पसंद करते हैं। उसका कारण भी है, एक तो उनकी जो बोलने की शैली है, दूसरी उनकी जो काम करने की शैली है। तो एक बुलडोजर मैन के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्त उनका जो रवैया है, उनकी छवि को देख करके एक मान्यता पूरे देश में बनी है कि आदमी सख्त इरादों वाला है, दूसरे आदमी राष्ट्र के लिए सोचता है, प्रखर राष्ट्रवादी है। और चूंकि हाल के सालों में हमारे देश में जो सोच बदली है और राजनीति की भी सोच में जो परिवर्तन हुआ है, उसमें हिंदुत्व एक बड़ा इशू बन करके उभर रहा है। अब तो सीधे सीधे लड़ाई यहाँ दो हिस्सों की हो गई है ना। सत्ता पक्ष देश का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल अलायंस है, जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, वो प्रखर हिंदुत्व की बात करता है, उस पर काम करता है। और जो अपोजिशन है उसके बारे में मान लिया गया है कि वो मुस्लिमों को साथ ले करके और समग्र राजनीति की बात करता है। तो ये जो हिंदू और मुस्लिम शब्द हैं, जिनका चलन इधर बहुत बड़ा है, और उस चलन के चलते इन दोनों वर्गों में जो कट्टरता का विशद भाव बहुत बढ़ा हुआ देखा जा रहा है, इसके हिसाब से राजनीति चल रही है। तो साहब, जब राजनीति एक पक्ष 80-20 की करेगा कि हमको मुसलमानों की राजनीति नहीं करनी है, हम तो समग्र हिंदुत्व की बृहत्तर छतरी के नीचे आकर के काम करेंगे, तो उसकी संख्या तो भारी है ही है, और भारी संख्या है उसमें योगी जैसा व्यक्ति। अगर वो योगी आदित्यनाथ अगर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शंस में जाते हैं प्रचार करने, कुछ साल पहले, अगर आपको याद हो, बिल्कुल, तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है हैदराबाद की सड़कों पर, और शेर आया के नारे लगते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर मालवनी में जाकर के मुंबई में सभा करते हैं, तो इस छोर से उस छोर तक आपको खाली सिर ही सिर नजर आएंगे, इतनी भीड़ होती है। और परफॉर्मेंस भी अगर आप देख लीजिए,
तो अभी हालिया बिहार के ही इलेक्शन में देख लीजिए, जो स्ट्राइक रेट की बात आपने की, तो स्ट्राइक रेट तो उनका हमेशा ठीक रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी कही जाती है, और उसके जो निर्णय होते हैं, माना जाता है कि टॉप लीडर से पूरा विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल लीडर्स की बात की जाए, तो टॉप लीडर्स में जिनको ज्यादा पब्लिक लाइक करती है पूरे देश, उसमें योगी आदित्यनाथ की गिनती होती है। और अब जो माहौल असम वगैरह में आप देख रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, असम तो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे वो होता है ना कि राजसू यज्ञ का घोड़ा जो है वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो निकला हुआ है, तो हर जगह तो उसकी विजय हो जाती है, पर ये जो बंगाल में जा करके वहां दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां की भी पॉलिटिक्स बड़ी अलग किस्म की है। आप 80-20 की बात करते हो, वो 95 और 5 की बात करते हैं। तो लड़ाई उस चीज को लेकर के है, और बंगाल की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी इतनी बड़ी कामयाबियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने है। तो ऐसे बंगाल में जहाँ इस तरह का माहौल बन रहा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जहाँ घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, जहाँ वातावरण ऐसा बन रहा है, ऐसे वातावरण के लिए तो योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा मुफीद होते हैं ना। जहां भी हिंदू मुस्लिम की बात होगी, वहां योगी आदित्यनाथ सबसे चमकीले चेहरे साबित होंगे। ये जो इस देश का की राजनीति का जो निकट अतीत है, इसको स्थापित कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि ताजा जो बदला वातावरण है, उसमें जो भी चुनाव आने वाले हैं, जिन राज्यों के चुनाव इस देश में, वहाँ योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किए जाएंगे, और पेश किया जाना भी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उनकी इतनी एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच में, उनकी स्वीकार्यता, उनकी मांग और उनकी बातों का जो प्रभाव परिणाम में ट्रांसलेट होता है, उनके अपीयरेंस का जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है, कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में अनोखा है, निराला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से इस्तेमाल करेगी, और फिर पुनश्च वही कि हिंदुत्व के एक बड़े और चमकीले चेहरे के तौर पर वो फिर चमकने की कोशिश करेंगे। उनको अवसर दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि इसमें उसका हर दृष्टि से फायदा है। सर, लेकिन अगर योगी जाएंगे बंगाल में या असम में जाएंगे, तो इस बार शायद एक मुद्दे को लेकर जाएंगे कि इस बार योगी ने सिर्फ जो बिहार में कहा था, ये पिछले राज्यों में, हरियाणा में जो कहा था, बाकी राज्यों में, उसमें एक स्टेप और एक बड़ा कदम यूपी में उठा लिया है। लोगों से सार्वजनिक तौर पर भी और फिर प्रशासन की कार्रवाई भी, मैं घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा हूं। और योगी ने अब एक एग्जाम्पल लेकर जा रहे हैं उन राज्यों में। दूसरा ये कि सर 2024 में जो बिहार था, क्या 27 में वही उत्तर प्रदेश बनेगा? 2024 में जो तेजस्वी थे, क्या 2027 में वही अखिलेश बन जाएंगे? देखिए, दोनों परिस्थितियों में अंतर है। आपने देखा होगा 2022 में जब असेंबली के इलेक्शंस थे, तो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव, ये जो आज सो कॉल्ड पीडीए है, जिसको मैं विशुद्ध रूप से अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहता हूँ, इस पर अमल नहीं कर पाए थे। इस पर असली अमल उन्होंने 2024 में किया, और 2024 में उनको परिणाम मिले। 2024 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से मैं भयावह कहता हूँ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव यहाँ कामयाब थे, और अखिलेश यादव अभी भी उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ ने कोई नई लाइन नहीं ली है, कोई ऐसी नई लाइन नहीं ली है। जैसे पहले माना जा रहा था कि
इस अगड़ा बनाम पिछड़ा के सामने बृहत्तर हिंदुत्व की एक बड़ी छतरी तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह कोई बड़ी चीज तो सामने नहीं आई है। इसलिए 2024 या 25 का जो बिहार था, उसके मुकाबले 2027 का उत्तर प्रदेश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कड़ी लड़ाई है और वो अभी से दिख रही है, क्योंकि लड़ाई का स्वरूप अलग है। हालांकि आप अगर गहराई से देखें तो मोटा मोटी बिहार में भी ये जो उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है, अपोजिशन जो कर रहा है, बिहार में तो अपोजिशन या बिहार में आज का जो अपोजिशन है पहले से करता रहा है। पर परिणाम जो है उत्तर प्रदेश के, वो जो निकटतम परिणाम है निकटतम अतीत के, वो ऐसे नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी 2027 में, इसके बारे में अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रिसेंट पास्ट की जो जीत है, जिस तरीके से अप्रत्याशित जीत जिसको कहा गया, अप्रत्याशित को आप इन्वर्टेड कामा में रख सकते हैं कि अप्रत्याशित जीत, जहां नहीं सोची थी। हाँ, आप हरियाणा जीत ले रहे हो, आप राजस्थान जीत ले रहे हो, आप बिहार जीत ले रहे हो, तो इसका एक साइकोलॉजिकल तो लाभ उसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह मान लेना कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ कर लेंगे, यह एकदम से संभव मैं नहीं मानता हूँ। फिर से कहता हूँ कि 2027 की उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत कड़ी है, बहुत कड़ी है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को कदम कदम पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके सबसे बड़ा कारण तो खाली इतना आप समझ लीजिए, फिर बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं है, जो सबसे नजदीकी चुनाव है 2024 का, 2024 का जो सबसे नजदीकी चुनाव है, अभी 1.5 साल हुआ होगा मुश्किल तमाम, 1.5 साल, 2 साल, इतना ही तो हुआ होगा। आप उसके परिणाम देख लीजिए, और अगर उन परिणामों को आप ट्रांसलेट करते हैं 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के परिणाम उत्तर प्रदेश के जो आए थे, अगर आप उनको ट्रांसलेट करें असेंबली सेगमेंट वाइज, तो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की, अच्छे खासे बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। साहब क्या बात आप करते हैं? तब उसमें यह बात कहीं से नहीं आएगी कि योगी जी के पसंद से टिकट दिए गए कि नहीं दिए गए, कि अमित शाह के पसंद से टिकट सब आ गए, कि सुनील बंसल ने सारे टिकट दिलवा दिए। ये तो आपकी बात हो गई, वहां तो परिणाम सामने है। आप खाली बढ़त देख लीजिए कि कितने विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त थी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन। उसके बाद तो कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ ना। उत्तर प्रदेश में जो आखिरी चुनाव हुआ है, जो आम चुनाव हुआ है, वो 2024 की लोकसभा का ही हुआ है ना साहब। उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, पंचायत चुनाव तक तो उसके बाद हुआ नहीं है। तो जो अंतिम परिणाम है वही बड़ा खतरनाक है। इसलिए मान लेना कि जैसे बिहार को कर लिया, या फिर जैसे बंगाल पर चढ़ाई की तैयारी चल रही है, हो सकता है किस्मत खुल जाए, तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थितियां पहले से बिगड़ चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश को फिर भी काबू पाने के लिए उपाय शुरू कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। ओबीसी वर्ग जो उखड़ा उनसे 2024 में, उसको प्रभावित करने के लिए, फिर से वापस पाने के लिए संगठन का अध्यक्ष प्रदेश इकाई का ओबीसी वर्ग से आया, कुर्मी वर्ग से आया। अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, उसमें भी आप देखेंगे ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को तरजीह मिलेगी, उनको तवज्जो मिलेगी। और पॉलिटिक्स का जो दौर सामने है, आगे है, बड़ा गंभीर है। भारतीय जनता अगले साल से जाति जनगणना में शुरू हो जाएगी। जातियों की कितनी संख्या है मोटा मोटा लोग जानते हैं, लेकिन वो
उसका एकदम सत्य सामने आने लगेगा। तो ऐसी सूरत में जब ओबीसी का ही वर्चस्व रहेगा तो ओबीसी वर्ग कहेगा भाई हम ज्यादा हैं तो हमको ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए ना। 4.5% क्षत्रियों वाला मुख्यमंत्री 9 साल, 9.5 साल, 10 साल, 10 साल तो रहेंगे ही योगी। क्यों, ये भी सवाल उठ सकता है। 13-14% वाला ब्राह्मण, उसी को हमेशा तवज्जो क्यों, ये भी सवाल उठ सकता है। तो आने वाला दिन, तो आने वाला समय तो ओबीसी की तरजीह वाली राजनीति का ही उत्तर प्रदेश में है। तो भारतीय जनता पार्टी इसे अलग तरफ थोड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडर है, सुपर टॉप लीडर जो है, जो सबसे बड़ा नेता है, जो विश्व स्तर का इतना बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी, वो खुद ओबीसी वर्ग से आता है। तो ऐसी सूरत में बहुत से सवाल हैं जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा कठिन होंगे, और उन सवालों का क्या समाधान हो, इस पर इतनी बड़ी पार्टी में निश्चित रूप से कुछ न कुछ गंभीर रूप से चल रहा होगा। तो दूसरों राज्यों की लड़ाई के मुकाबले उत्तर प्रदेश की लड़ाई का स्वरूप मेरे अपनी दृष्टि से जो मैं समझ पा रहा हूँ, या जो मैंने उत्तर प्रदेश को विगत 40 वर्षों में समझा है, उस दृष्टि से मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी गंभीर होगी दोनों पक्षों के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उसको अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, और अखिलेश यादव जो लगातार 2017 के बाद से खाली चल रहे हैं, यानी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी 2027 बड़ी चुनौती वाला है। और अगर 2024 का परफॉर्मेंस एन केन प्रकार वो रिपीट करने में कामयाब हुए तो उनकी चांदी है। वरना तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी पार्टी है ही। उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड लगातार शानदार है ही। पर कठिन लड़ाई होगी 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के। लड़ाई द्विपक्षीय होगी, इसके ज्यादा आसार है। हाँ, अगर बहुजन समाज पार्टी, मतलब बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती कोई नए किस्म का अलायंस अगर लेके आ जाती है, जिसके आसार मुझे बहुत कम नजर आते हैं, तो हो सकता है कि लड़ाई का स्वरूप थोड़ा बदले, और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाए। जो बड़ी बात आप कह रहे हो, और मैं भी ये मानता हूं कि सर अगर देश के सबसे बड़े राज्य, या फिर ये कहूं कि मैं दिल्ली का जो इंजन है, अगर वहां की सियासत इतनी हल्की हो जाएगी तो फिर तो सियासत में मजा ही नहीं आएगा ना सर। कम से कम लड़ाई दो धुरंधरों के बीच ऐसी होनी चाहिए जिसका मजा पूरी दुनिया में देखा जाए कि भाई उत्तर प्रदेश की सियासत में जब हुई वहां पर पॉलिटिकल लड़ाई, तो फिर किसने बाजी मारी है। मायावती का आपने जिक्र किया, तो मायावती का बिहार में जो देखने को मिला कि पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं से ओवैसी से हाथ मिला लिया था, उसका फायदा भी हुआ भाई, मुस्लिम वोट बैंक का कहीं ना कहीं अपना एक विधायक बना लिया। अब खैर उत्तर प्रदेश में क्या हो गई तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने बुलडोजर मैन की बात हुई, तो सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या संभल में बुलडोजर एक्शन का पार्ट 2 शुरू हो गया है? क्योंकि वहां बुलडोजर दौड़ाए जा रहे हैं, वहां पर अब कुर्की की चल रही है। संभल में क्या करने की तैयारी में है योगी, अगर आप बता पाए जल्दी से सर तो प्लीज। अब संभल में जो हो रहा है वो योगी की अपनी एक जो सुनिश्चित रणनीति है, योगी से मेरा मतलब योगी सरकार की, जिसके नियंता योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, तो उसी की दृष्टि से चल रहा। कोई नई चीज तो हो नहीं रही है। यह काम तो उन्होंने संभल में पहले भी किया है। संभल ही क्यों, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि ये उनकी अपनी पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के हिसाब से तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही। और खाली उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरे देश में। अभी आपने जिक्र किया वेस्ट बंगाल का, अभी आपने जिक्र किया असम का, तो इन राज्यों में भी तो इसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है ना। क्योंकि उसको पता, देखिए एक बात खाली मोटा मोटा जान ले, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने वर्षों पहले से इस बात को सूंघ लिया था कि लंबे समय से इस देश में क्या हो रहा है। ज्यादातर समझ में आया कि मुस्लिम अपीजमेंट
सब लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं जो सरकारों में रहे हैं। तो उन्होंने बड़े वर्षों तक इस विषय में काम किया। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, जिसकी 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 जितनी संख्या भारी, तो संख्या तो भारी हिंदुओं की है ना, 80-20 का वो है, तो उन्होंने 80 को पकड़ा और उसी में काम करना शुरू किया। तो यहाँ भी संभल में भी वही आप देख लीजिए, बहराइच में वही देख लीजिए, और उसी तरीके की स्थितियां आप भविष्य में असम और बंगाल में भी देख सकते हैं। तो एक तो उनकी अपनी पॉलिसी, उसी पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। संभल को आपने स्पेसिफिकली पूछा, तो कुछ विशिष्ट हमको नहीं लग रहा है। वहाँ कुछ चीजें ऐसी थी, ऐसी मिली जिस पर काम करना उनको सूट करता है, किसी भी सरकार को सूट करता है जो भारतीय जनता पार्टी की तरह सोचती है, तो वहाँ काम चल रहा है। और संभल ही क्यों, उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की परिस्थितियां जहां भी होंगी वहां ऐसी सरकार काम करेगी। हो सकता है कि अगले साल तक ये रफ्तार और बढ़ जाए, आप ज्यादा द्रुत गति से इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखें। यही तो एसपी है योगी आदित्यनाथ की, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। इसी बहाने, इसी के जरिए उन्होंने स्टेब्लिश किया है ना कि कानून व्यवस्था पर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले माफिया पर उन्होंने प्रहार किया है। जो गलत काम करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, माफिया जितने भी प्रकार के होते हैं, वो जो संगठित तरीके से अपराध करते हैं, उस पर प्रहार किया। और इसमें कोई शक नहीं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हिस्से में उपलब्धियां तो बड़ी हैं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनसे आप तुलना कर सकते हैं, उनके कार्यकाल में हालात बड़े खराब रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कानून व्यवस्था की दशा अगर बदतर है तो सरकार जाएगी, अगर बेहतर है तो लोग आपको मतलब सिर उस पर बैठाएंगे, हाथों हाथ लेंगे, आपको चूमेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है, और क्योंकि 2025 के आखिर में उन्होंने ये सदन में कह दिया था कि भाई अब तो कार्रवाई होगी, तो फिर चिल्लाना नहीं, घबराना नहीं, तो यानी कि संदेश साफ था कि अगले 100 दिन 200 दिन जो उत्तर प्रदेश के 2026 के रहेंगे उसमें कार्रवाइयां तो बड़ी देखने को मिलेगी। और उसी में आप ये मान रहे हैं कि संभल योगी आदित्यनाथ की यूएसपी के जरिए से ही एक बड़ा एजेंडा है, बड़ा ध्रुव है, जहां कुछ चीजें भी मिली हैं और उसी आधार पर यह कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। 2027 का इलेक्शन बिल्कुल भी राह आसान नहीं है, बड़ी चुनौती है दोनों ही दलों के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपनी फील्डिंग सेट करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव फिलहाल तो गायब दिखाई दे रहे हैं। अब अंदर ही अंदर कौन सा वो खेल खेल रहे हैं, वो सर ने बताया कि हो सकता है कि कोई वोट चोरी जैसा मुद्दा फिर से गूंजने लग जाए आभा मंडल में, उत्तर प्रदेश की लखनऊ से लेकर नोएडा गाजियाबाद तक, या कुछ और ऐसा देखने को मिल सकता है जो उन्हें फौरी तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंपैक्ट भी दे दे, हो सकता है कि उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ जाए। शुक्रिया सर, हेमंत सर, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। थोड़ा समय आपका ज्यादा ही हो गया, माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन हाँ, आपने समय निकाला और उत्तर प्रदेश की सियासत पर जिस तरीके से आप विश्लेषण करते हैं, जो बातें रखते हैं, इतना लंबा अनुभव है, बहुत कम पत्रकारों के पास होता है सर। और एक बड़ी बात यह भी रहती है ना कि आपने दोनों पहलू को समझाया, कि जो लोग कहते हैं कि भैया एक तरफ तो कहते हैं कि अखिलेश ही जीत रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि योगी ही जीत रहे हैं, तो आपने बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये खराब टेंडेंसी है। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। हाँ, मैं इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए इस प्रवृत्ति को सबसे खराब मानता हूं कि एजेंडा बना करके हमको किसी का फेवर करना, हम खाली उसी की बात करें। ये पत्रकारिता नहीं है, ये लोगों को गुमराह करने का उपक्रम है, जो भारत जैसे लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़े पैमाने पर मुतफरका पैदा कर रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? आपने प्रश्न किया, कितने अच्छे प्रश्न किए। उस प्रश्न में दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों की बातें आई। लेकिन अभी इस देश की आज की मीडिया, जो नई मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक उसका प्लेटफॉर्म है, साहब ये तो एकदम अति हो गई है। या तो हम नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, गाली ही देंगे, या फिर हम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा ही करेंगे।
ये कौन सी पत्रकारिता? मैं पता नहीं क्यों बुनियादी तौर पर इसके खिलाफ रहता हूं। और आप जैसे युवा और अच्छे जर्नलिस्ट से हमेशा यही अपेक्षा करूंगा कि जो सत्य है उसी का वर्णन हो, जो सत्य है उसी का चित्रण हो। किसी व्यक्ति विशेष के विरोध या समर्थन की चर्चा का तो कोई अर्थ नहीं है, फिर ये कहाँ की जर्नलिज्म हुई? माफी के साथ आपको मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप किया, लेकिन चूंकि आपके तमाम दर्शक इस चीज को देखेंगे तो मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं, और आप जैसे युवा जो इतने पॉपुलर हैं जनता के बीच में, उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जो कर रहे हो आप समपक्षीय कार्य करिए, आप जनता के लिए काम करिए, जनता को वही दिखाइए जो सच है। बिल्कुल। किसी का फेवर, किसी का विरोध अकारण क्यों, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। यही दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र में। जी सही बात है सर, आपने मेरी बात टोकी नहीं, बल्कि आपने उन्हीं बातों को और आगे बढ़ा दिया और अच्छे से बढ़ा दिया। शायद हर दर्शक तक ये बात पहुंची कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर हमने चर्चा की, लंबा नहीं खींचेंगे। शुक्रिया सर। जय हिंद, वंदे मातरम सर। हेमंत सर, आप जुड़े फिर किसी नए टॉपिक पर, फिर आपका समय मिलेगा तो जरूर चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। हाँ ठीक है सर, नमस्ते। ओके, नमस्कार। और दोस्तों, अगर देश की बात में हेमंत सर के साथ अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत पर फिर हम जुड़ेंगे देश की बात में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।